गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने आवर्त सारणी कैसे बनाना है ये सीखा, बहुत अच्छे से सीखा। सबने बनाया, बना के ग्रुप में शेयर भी किया बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। अब आवर्त सारणी क्या परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्त सारणी बना? तो नहीं, परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि आप आवर्त सारणी बनाएं, लेकिन फिर भी हम आवर्त सारणी बनाते हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं अभी बताऊंगी कि ऐसा क्यों करते हैं। ये जो आपकी पूरी आवर्त सारणी है आपके सामने है। आवर्त सारणी आप देख रहे हैं तत्व 1 से लेकर और आपका 118 तक, ये सारा यानी दुनिया में जितने भी तत्व हैं, पूरी रसायन आपकी इस आवर्त सारणी में सम्मिलित है। इस आवर्त सारणी को अगर हम समुद्र माने तो जो हम इसके बारे में ज्ञान अर्जित कर पाते हैं वह एक बूंद, पानी की बूंद के बराबर होती है। चलिए, अब आवर्त सारणी में किस कक्षा को कितना जरूरी है हमें ये पहले बता दें, उसके बाद फिर इस आवर्त सारणी के विषय में हम और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम 9th 10th की बात करें, 9th की बात करें तो तत्व 1 से लेके 30 तक बाकायदा उन्होंने याद किया हुआ है। इतना याद करने के बाद वो इतनी समझदारी उनमें आ जाएगी कि वो अपने कक्षा के रसायन वाले चैप्टर को आगे बढ़ा सकें, समझ सकें, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। दूसरी बात हम 10th की करें तो 10th के लिए तो पूरी आवर्त सारणी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको तो धातु, अधातु, अम्ल, क्षार यानी हर चीज देखना है, पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी है। तो 10th के लिए आवर्त सारणी समझना, याद तो वो भी 30 तक, 1 से 30 तक यानी हाइड्रोजन से जिंक तक ही करेंगे, लेकिन उनके लिए आवर्त सारणी का कि किस तरफ क्या है, कहाँ धातु है, कहाँ अधातु है, कौन गैस है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, ये सारी बातें उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम 11वीं की बात करें तो 11वीं में आपको आवर्त सारणी पूरा पढ़ना है, लेकिन जो ग्रुप पढ़ना है तो वो आपका ग्रुप है ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, ठीक, जो हम उनकी कक्षा में डिटेल से बताएंगे। अब हम बात 12वीं की करें तो 12वीं में इस पूरी आवर्त सारणी में कुछ भी नहीं छूट रहा, वो 1 से लेके पूरा 118 तक। थोड़ा सा मैं बताऊंगी। SPDF आप लोगों ने सुन रखा है, ये उपकोष है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस उपकोष का यहाँ से क्या लेना देना, यहाँ तो कोई उपकोष नहीं है। इसके बावजूद आप देखेंगे यहाँ जो है ये आपका फर्स्ट ए, सेकंड ए, इसको हम S ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ये आपका थर्ड ए से लेकर ये आपका शून्य समूह बोले या 8th ए अपन ने दिया हुआ है, इसको ये दिख रहा है आपको। तो ये पूरा आपको कहलाया P ब्लॉक के तत्व। अब यहाँ बीच के तत्व बचे आपके, ये थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक, ये 10 ग्रुप हैं, 10 वर्ग हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और जो नीचे आपने जूम करके बनाया हुआ था, बाकायदा आपको पता है आवर्त सारणी आप बनाना सीख चुके हैं। तो ये जो आपने 2 ग्रुप यहाँ पर आपने 2 बनाया जूम करके, एक लैंथेनाइड्स का और एक एक्टिनाइड्स का, ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको अपन एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं, इसको डी ब्लॉक का क्यों कहते हैं, इसको पी ब्लॉक का क्यों कहते हैं और इसको एफ ब्लॉक का क्यों कहते हैं। जब शुरू में ऑब्बाउ का नियम में बताई तो लगा होगा कि ये ऑब्बाउ का नियम का क्या उपयोग है, ठीक। आवर्त सारणी बनाना सिखाई, सबको लगता है कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन जब आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो बिल्कुल आपको बेसिक से बारीकी से हर चीज समझ में आएगी और फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने उसको पहले क्यों पढ़ाया और अब इसको बाद में क्यों पढ़ा रही हूँ। तो चलिए अपन शुरू करें। सबसे पहली बात तो जो आवर्त सारणी के बारे में हमें बात करनी है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल, अभी आपने लिखा यहाँ पर 1
यहाँ पर लिखा है 118, सीधे लाइन से लिखते गए और हमारा 118 आ गया। अब वहां से नहीं लिखना है आपको। अब मैंने अभी बताया कि ये ग्रुप पढ़ना है, ये ग्रुप पढ़ना है, आपको बी ब्लॉक में ये ग्रुप पढ़ना है। तो ग्रुप पढ़ना है तो 1 से 118 तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो ये भी बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 1 और 1 2। तो चलिए हम लिख दें फर्स्ट। आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में आपने बकायदा देखा है, जिनने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लेंगे। तो आप जान रहे हैं कि 1, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आवर्त हैं और 1 से लेकर 18 तक ये आपके वर्ग हैं। अब हम पहले आवर्त की बात कर रहे हैं। आवर्त यानी बड़ी रेखा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 ही तत्व हैं, एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा आपका हीलियम। तो हम यहाँ पर आवर्त लिखें, जो मैं नाम लिख रही हूँ वो है आवर्त का। ये आवर्त की संख्या 1 और तत्व की संख्या, यहाँ पर अपन लिखें तत्व की संख्या। ठीक, कुल तत्व आपके 118 हैं, यहाँ आवर्त और ये तत्व। तो पहले आवर्त में अगर हम बात करें तो तत्व कितने हैं? 2। दूसरे आवर्त की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये नंबर है, ये नंबर इस वर्ग के लिए हैं। इसमें कोई भी तत्व नहीं है, केवल ये ग्रुप नंबर दिए गए हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसको नहीं देखना, अपन को यहाँ देखना है कि ये पहला आवर्त, इसमें एक H यानी हाइड्रोजन और He यानी हीलियम, ये 2 तत्व हैं। उसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियॉन। तो ये कुल 8 तत्व हैं। तो हम लिखें दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8। ठीक, अब इससे इतनी सी बातें आपको पता करनी है और पूरे आपको एक चमत्कार सा समझ में आएगा, एक जादू सा, कि हम सब कुछ जान गए आवर्त सारणी में। तो या ये हमें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तत्व तो सीधे सीधे हम ग्रुप वाइज याद कर लेंगे, उसकी परमाणु संख्या हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें आपको अभी क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा। तो दूसरे में आपने देखा कि 8 तत्व हैं। हम तीसरे आवर्त की बात करें तो बिल्कुल आपको दिख रहा है, अभी तक आप गिन भी चुके होंगे। 8 तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आप याद भी कर चुके हैं, ये आपको याद है। इसके बाद हम आगे बढ़े चौथे आवर्त की अगर हम बात करें तो चौथे आवर्त में आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे 18 समूहों में सब में एक एक तत्व भरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि चौथे आवर्त में 18 तत्व पूरे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं। पांचवें आवर्त की बात करें तो पांचवें आवर्त में भी 18 ही तत्व हैं, अलग से कोई तत्व सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर भी हम 18 तत्व ही डालें। छठवें आवर्त की बात करें तो छठवें आवर्त में हमने आपको बताया था कि जब हम 1 2 यहाँ पर 55 56 लिखने के बाद 57 के बाद हम 58 से लेके 71 तक नीचे गए थे, जो कि 14 तत्व थे। और 14 तत्व किसके हैं? तो ये बिल्कुल इसी को हमने ये जूम किया, ये सब इसी में समेट लो और इसमें भर दो, ये इसी में भरा हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं, इसको अपन ने खोला, जूम किया, यहाँ एक साथ अपन इन 14 को नहीं दिखा सकते। यानी कहने का मतलब ये पूरे जो लैंथेनाइड्स हैं, ये देखिए यहाँ 6 लिखा है, यहाँ भी 6 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये तत्व छठवें आवर्त के हैं। ये 7 के बाद 8 9 नहीं डाला है। क्या डाला है? तो यहाँ पर आपका 6 और ये आप देख रहे हैं कि छठवें आवर्त की अगर हम बात करें तो 18 है ये और 14 है ये, तो ये 32। तो ये आपका 32 तत्वों का समूह है। फिर हम 7वें आवर्त की बात करें तो 7वें आवर्त में भी 118 और उसके बाद यहाँ पर आपके 32 तत्व आते हैं। टोटल आप गिन लीजिए तो ये इनका टोटल होगा 118। यानी कि पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठवें आवर्त में 32 और 7वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं।
टोटल आपका 118। ठीक, अब हमने सीधे सीधे याद किया। कई लोग याद कर लेते हैं हेलिना की रबड़ी सबसे फ्रेश। ठीक, हेलिना की रबड़ी हमने ऐसा कभी, मतलब एक है हेलिना की रबड़ी, अब हेलिना की रबड़ी सबसे फ्रेश, तो ये सब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो सीधा याद कीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वो बिल्कुल हमेशा आपको याद रहेगा, कोई परेशानी नहीं जाएगी और बेधड़क आप लिख सकते हैं। सीधा आपको पढ़ना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक, कोई तुक बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। जहां जरूरत है वहां पर मैं खुद बताऊंगी कि आपको क्या, कौन सा एक सिंपल सा वर्ड याद करेंगे और पूरा का पूरा एक ग्रुप या एक तत्व तो आपको बड़े आराम से याद हो जाना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे तीसरे आवर्त में 8-8, चौथे पांचवें में 18-18, छठवें सातवें में 32-32 तत्व। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ही तत्व हैं, इसको हम अति लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, अभी मैं केवल नाम लेती जा रही हूँ। जिनको जरूरत है उनकी कक्षा की वीडियो जब मैं डालूंगी तो आपको बकायदा इसको डिटेल से बताएंगे। अभी एक सिंपल सा हम बता रहे हैं कि जो कम से कम संख्या में तत्व हैं वो अति लघु आवर्त, आपका जो थोड़ा ज्यादा यानी 2 से ज्यादा 8-8 तो लघु आवर्त, ये आपके 18-18 दीर्घ आवर्त और ये आपके 32-32 अति दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। अब आपको प्रश्न पत्र ही लीजिए। बिल्कुल ये शब्द सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। हमारे पास जब प्रश्न पत्र आता है तो उसमें भी लिखा रहता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तो बिल्कुल वैसे ही है कि जिसमें कम तत्व हैं अति लघु, जिसमें थोड़े ज्यादा हैं लघु, जिसमें और ज्यादा हैं तो दीर्घ, और जिसमें बहुत ज्यादा हैं तो उसको अपन अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, तो यहाँ आप देखिए, अब जो बात है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आपने इसको याद कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हम याद कर चुके हैं। लिथियम का भी 3 है, हम याद कर चुके हैं। सोडियम का भी 11 हम याद कर चुके हैं, बिल्कुल याद कर चुके हैं। हमने कहा था आपको कि केवल 30 तक जाना है, 30 से आगे आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें केवल ये ध्यान रखना है कि तत्व कौन सा कहाँ है। ठीक, अब आपने ये भर लिया। अब हमें पता करना है कि सीजियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो कोई नहीं, सीजियम हमारा किस आवर्त में आ रहा है? छठवें आवर्त में। यहाँ देखिए पहले आवर्त में कितने तत्व? 2, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 में आप 2 प्लस कर दीजिए, तो ये आपका आया 3। उसके बाद आप चले आए 3 में, आप 8 जोड़ दीजिए क्योंकि 8 है तो इसकी हो गई 11 में आप 8 जोड़ रहे हैं तो पोटेशियम आ गया, पोटेशियम 19। उसके बाद आप 19 में 18 जोड़ दीजिए तो आपका आता है ये 37 में 18 जोड़ दीजिए आपका आता है 55 में आप 32 जोड़ दीजिए और आपका आ जाता है 87। सिंपल, केवल हमें ये पता करना पड़ा। क्या पता करना पड़ा? नहीं तो हम याद करते हैं फ्रांसियम 87 होता है, आपका सीजियम 55 होता है। कुछ जरूरत नहीं है याद करने की, केवल थोड़ी सी समझ विकसित करनी है अपने अंदर कि पहले आवर्त में कितने तत्व? 2, तो पहले आवर्त में 2 तत्व, तो पहले आवर्त की उस परमाणु संख्या में अपन को 2 जोड़ देना है, तो 3 आ गया। 3 के बाद अपन ने 8 जोड़ा तो 8 3 11 आ गया। 11 में भी अपन ने 8 जोड़ा 19 आया। 19 में अपन 18 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, तो 5वां लाने के लिए हमें उसमें 18 जोड़ना, यानी कि इसमें 11 में आपने 8 जोड़ा 19 और 19 में ये पूरे 18 जोड़े और आपके 37 में आप फिर से 18 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 5वें आवर्त में भी हमारे 18 ही तत्व हैं, तो इसमें भी आप 18 ही जोड़िए तो 55 आया। अब 6वें आवर्त में 32 तत्व हैं तो आप इसमें 32 जोड़ेंगे और ये आपका 87 आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये है
कि हमें पूरी आवर्त सारणी में कहीं भी परमाणु संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे यानी सिर्फ ऊपर का हाइड्रोजन का याद है, हीलियम का याद है। मान के चलो सेकेंड आवर्त में ले लें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियम, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 30 तक तो आप बिल्कुल आंख बंद करके याद कर लीजिए, तो वो सबको याद है। और याद करने के बाद अपने को केवल उसी में 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ते चले जाना है। और वो जोड़ने के पश्चात आपको नीचे के सारी परमाणु संख्या अपने आप आती चली जाएंगी। अब बात आई कि जो मैंने बताया कि ये एस ब्लॉक, इसको जानने के लिए ही मैंने अब पहले पढ़ाया आपको, ताकि आप जान सकें कि एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है और एफ क्या होता है। ठीक, आवर्त सारणी ये मैं हटा रही हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड में मुझे जगह नहीं है बताने के लिए, लेकिन आप लोगों को आवर्त सारणी अपने सामने फिर भी खोल कर रखना है। आपके बुक में है बकायदा, और नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। आपके प्रैक्टिकल कॉपीज के में आवर्त सारणी बनी रहती है। आवर्त सारणी सबके पास कहीं ना कहीं से उपलब्ध जरूर होगा। उस आवर्त सारणी को खोलकर ही इस लेक्चर को आपको पढ़ना है। चलिए, तो मैं आवर्त सारणी अलग कर रही हूँ। अब अपन आगे की बात करें तो मैं बात कर रही थी कि हमारा जो पूरी आवर्त सारणी है वो 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। हम फर्स्ट ए और सेकेंड ए की बात करें तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनकी हम परमाणु संख्या की बात करें तो एक में आपने लघु आवर्त के 2 तत्व जोड़े तो 3 में आपने 8 जोड़े तो ये सोडियम का 11 में आपने 8 जोड़ा, पोटेशियम का 19 में आपने कितना जोड़ा 18, तो 18 जोड़ने से ये आपका 37 में आपने फिर से 18 जोड़ा तो ये 55 में आपने 32 जोड़ा और ये आपका 87 आता है। अब इन परमाणु संख्या का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने एक हाइड्रोजन का लिखा तो क्या लिखा 1s1, इसको भी साफ कर दें, क्या कहते बाद में देखेंगे 1s1। यहाँ पर आपने 3 की बात करें तो 1s2, 2s1 बाकायदा आपको लिखते बनता है ऑब्बाउ के नियम से। फिर हम आगे बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। फिर हम अगर आगे बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो यहाँ पर आपका आता है 5s1, यहाँ पर आपका आता है 6, चूंकि ये छठवें, हाँ ये भी एक बात है, यहाँ पर आएगा 6s1 और यहाँ पर आपका आएगा 7s1। राइट, अब आप देख रहे हैं कि सारे के सारे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो पहुंचे हुए हैं वो कहाँ हैं s1 में। ठीक, फिर आप देख सकते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन पहले आवर्त में है तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 1s1, लिथियम दूसरे आवर्त का है 2s1, सोडियम तीसरे आवर्त का है 3s1, पोटेशियम चौथे आवर्त का है 4s1, रुबीडियम 5वें आवर्त का है तो लास्ट में 5s1। आप मेरी तरह लाइन नहीं खींचेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको ये पूरा लिखकर देखना है कि बकायदा लास्ट में 5s1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद सीजियम 6s1 आ रहा है कि नहीं और ये 7s1 आ रहा है कि नहीं। ठीक, इसके बाद हम अगले सेकंड ग्रुप की अगर बात करें तो सेकंड ग्रुप में कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर आपके एक इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि वो बगल वाला सेकंड ग्रुप यानी कि इसके जस्ट बगल वाला ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाले तक तो आते हैं। तो चलिए हीलियम की बात करें, हीलियम लास्ट में है तो वो तो 2, 1 + 1 आ जाएगा। लिथियम के बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके सामने आवर्त सारणी खुली है, हमारे सामने नहीं खुली है, फिर भी हम आपको दिखा सकते हैं वैसे
वीडियो में आवर्त सारणी दिखती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उसके बाद लिथियम, तो लिथियम आपका 3 और लिथियम के जस्ट बाद आवर्त सारणी में बेरिलियम है, तो बेरिलियम की परमाणु संख्या 4। सोडियम, सोडियम की 11, सोडियम के जस्ट बाद मैग्नीशियम 12, फिर आपको पोटेशियम 19, तो कैल्शियम 20, रुबिडियम आपका 37, तो यहाँ पर आपका है स्कैंडियम, क्या स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम 38, फिर आपका सीजियम 55, बेरियम 56, फ्रांसियम 87, और फ्रांसियम के बाद आपका है रेडियम, रेडियम 88। तो इस तरह से है ना, अगर अपन इस तरह से भी लें तो एक एक अपन को बढ़ा देना है, ऐसा नहीं लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिख लें, क्या लिख लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और ये आपका रेडियम, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम के लिए अपन ने क्या लिया, परमाणु संख्या 4, 4 में आप +8 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बेरिलियम सेकंड आवर्त का है, सेकंड आवर्त में हमारे कितने तत्व हैं, तो सेकंड आवर्त में 8 तत्व हैं, तो इस 4 के साथ 8 जोड़िए, तो 8 जोड़ेंगे तो ये 12। कैल्शियम, अब 12 में आप 8 जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि थर्ड आवर्त की बात करें तो थर्ड आवर्त में भी 8 है, तो यहाँ पर हम 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 कैल्शियम की परमाणु संख्या निकलती है। स्ट्रांशियम की बात करें तो इसमें हमें 18 जोड़ना है, तो ये आपका आया 38। बेरियम की बात करें तो 38 में फिर से हमें 18 जोड़ना है और ये आया 56, और 56 में अब इस आवर्त में आपके 32 तत्व होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 88 आता है। तो इस यहाँ पर अब चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि परमाणु संख्या यहाँ पर 1 3 11 19 37 55 87 था, तो इसी में अगर हम 2s1 को क्या कहते हैं, अगर इस s1 को 2 कर दें, 2s1 को 2s2 कर दें तो वो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएंगे। 3s1 को 3s2 कर दें तो वो आपका सोडियम मैग्नीशियम का आ जाएगा। 4s1 को 4s2 कर दें तो वो कैल्शियम का आ जाएगा। 5s1 को 2 कर दें तो कैल्शियम के नीचे आपका स्ट्रांशियम का आ जाएगा। 6s1 को 2 कर दें तो बेरियम का आ जाएगा। 7s1 को 2 कर दें तो ये आपका रेडियम का आ जाएगा। सबसे बड़ी बात केवल आपको समझना है कि हमें करना क्या है, रटना कुछ नहीं है। ईमानदारी से मैं बता रही, मुझे खुद याद नहीं है, केवल मैं समझी हुई हूँ इसलिए आपको बता पा रही हूँ। कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है कि हमें करना क्या है। तो क्या करना है फिर से आप देख लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। तो पहले आवर्त में 2 तत्व, तो जब हम पहले से दूसरे आवर्त में कभी भी जाएं तो कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़े। चलिए, तो 2 तो हमें केवल हाइड्रोजन बस में जोड़ने की जरूरत पड़ी, और कहीं पहले आवर्त में तत्व ही नहीं है जिसमें कि अपन 2 जोड़ें। दूसरे आवर्त की हम बात करें तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तो इसलिए हम अगले में 8 जोड़ते हैं। फिर तीसरे आवर्त में 8 है तो अगले में भी हम 8 जोड़ते हैं। चौथे में 18 है तो 18 जोड़ते हैं। पांचवें में 18 है तो 18 जोड़ते हैं। छठवें में 32 है तो 32 जोड़ते हैं। ठीक, सातवां अपने आप हमारा आ जाता है, 7वें में जोड़ने की हमें आवश्यकता पड़ती नहीं है। ठीक, अब आपने अभी जो बातें देखी वो क्या देखी कि जब हमने हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करी तो सबके सब S1 में गए थे, सब S1 में गए थे। जब हम अगले ग्रुप की बात किए तो सबके सब S2 में चले गए। राइट, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप मैंने आपको पहले भी आवर्त सारणी में बताया कि फर्स्ट A और सेकंड A आपको दिख रहा होगा। वहां पर आप ऊपर देखेंगे कि फर्स्ट A जहां लिखा है, चलिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट A के लिए, और ये हम लिख रहे हैं क्या, सेकंड A के लिए। तो फर्स्ट A में आप देखेंगे कि आपके आवर्त सारणी में बकायदा लिखा होगा NS1, ये इसका बाह्यतम विन्यास होता है। N को हम 2 रूपों में ले सकते हैं। N यानी उसके आवर्त की संख्या, पहला आवर्त यानी 1s1, दूसरा आवर्त 2s1,
तीसरा आवर्त 3s1, चौथा आवर्त 4s1, पांचवा आवर्त 5s1। या तो हम इसकी आवर्त की संख्या ले सकते हैं, यानी कि आवर्त की संख्या क्या दर्शाती है, तो उसके बाह्यतम कक्ष की संख्या। क्यों, आपको पता है कि ये जो हम 6 लिखे थे, ये 6 क्या था, ये 7 क्या था, ये 5 क्या था, यानी उसके बाह्यतम कोश की संख्या। यानी यहाँ जो ये लिखा रहता है, जिसको अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या भी पढ़ी थी, वह उसकी कक्षा की संख्या को भी दर्शाता है। उसके बाद तो यहाँ आपने देखा कि ये दोनों जो ग्रुप हैं वो आपके किस में जा रहे हैं, S1 और S2। तो यानी उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो हैं, बाह्यतम कोश का बाह्यतम सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस उपकोश में जा रहा होता है, हम आवर्त सारणी में उसको उस ब्लॉक से बुलाते हैं। तो S ब्लॉक के तत्व, यानी कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन S1 में गया या S2 में, उससे तो ज्यादा जा नहीं सकता, S3 में नहीं जाएगा, S4 में नहीं जाएगा, आपको पता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जहां गए S1, S2, तो उसको अपन S ब्लॉक के तत्व बुलाएंगे। अब क्या P वाले इलेक्ट्रॉन भी P में ही जाएंगे, तो उसको अपन चेक करते हैं। तो P आपका शुरू होता है, P आपका 3rd A से शुरू होता है, 3rd A। तो 3rd A की बात करें तो 3rd A में आपके कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, तो देखिए 3rd A कहाँ है, बिल्कुल बाजू वाला 3rd A नहीं है आपके आवर्त सारणी में, बगल वाला 3rd B है, बिल्कुल आपको पता है, अच्छे से पता है। 3rd A कहाँ शुरू हो रहा है, तो ये 3rd A में आपका आ रहा है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम। ये आपके 3rd A के तत्व हैं, ठीक। बोरोन, बोरोन का 5 परमाणु संख्या आपको याद है, एल्यूमिनियम का भी याद है कि 13 होता है, क्योंकि हमने 30 तक याद किया हुआ है। अब मान के चलो नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 में 8 जोड़िए तो 13 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर गैलियम की बात करें तो 13 में हमें कितना जोड़ना है, तो 13 में हमें 8 जोड़ना है, तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 21। अब हम 21 में 18 जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पर आपने 8 जोड़ा, यहाँ भी आपने 8 जोड़ा, यहाँ पर आपने गैलियम का 31, यहाँ 18 जोड़ना है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा है कि आवर्त में वहां पर अब ये 8 जो हमने जोड़ा, उसके बाद ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपके 3rd आवर्त, तीसरे आवर्त का तत्व है। एल्यूमिनियम आपके तीसरे आवर्त का तत्व है और यह चौथे आवर्त का तत्व है। और चौथे आवर्त में चूंकि कितने 18, गैलियम उसके बाद आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम 18 जोड़ेंगे और गैलियम की परमाणु संख्या को 31 बताएंगे, ठीक है। यह बात आपको हम फिर डिटेल से बता रहे हैं। क्या है कि चूंकि चौथे आवर्त में गैलियम बाद में आता है, तो चौथे आवर्त में हम इसमें 18 ये जोड़ेंगे और 18 जोड़कर वो 31 होगा। फिर से 18 जोड़ेंगे तो ये आपका यहाँ पर 8 1 9 और 3 1 4, तो ये 49 आता है। और थैलियम, इसके लिए हम इसमें फिर 32 जोड़ेंगे और 32 तो 9 2 11 और 3 1 4 4 8, ये थैलियम का 81 आता है, ठीक। तो ये इस तरह से हम जोड़कर बाकायदा पता कर सकते हैं। यहाँ पर 31 में भी अपन ने 18 जोड़ा, 32 जोड़ा और ये आपका 81 आ गया। तो क्या जोड़ा आपने, क्योंकि 2nd आवर्त आपका गायब है, इसलिए आप यहीं पर 2nd आवर्त में जो तत्व है उसमें डायरेक्ट आपने 8 जोड़ा, 2 जोड़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। फिर आपने 18 जोड़े, 32 जोड़े और ये आपका 81 आ जाता है। अब हम बात करें इनके बाह्यतम विन्यास की, तो ये आपका आता है NH2 और NP1। आपको ऊपर 3rd A में ऊपर लिखा मिलेगा NH2 NP1, यानी बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, तो 2 और 1 3। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, इसलिए उसका नाम क्या दिया 3rd। यह 3rd किससे संबंधित है, तो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से। 1st A की बात करें तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1,
लिथियम तो 2s1, आपके सोडियम 3s1, आपके पोटेशियम 4s1, सब में आपने देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ए। फिर अपन अगले ग्रुप में गए तो बेरिलियम आपका 2s2, फिर मैग्नीशियम 3s2, मैग्नीशियम के नीचे आपका कैल्शियम 4s2, यानी कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2-2। आप कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चूंकि हम थर्ड ए में पहुंच गए हैं तो आपके बाह्यतम कोश में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल पक्के से। तो यहाँ देखिए आप क्या है, NH2 NP1। अब बोरोन की बात करें तो बोरोन आपका दूसरे आवर्त का तत्व है, एल्यूमिनियम आपका तीसरे आवर्त का, यह आपका चौथे, इंडियम पांचवें और ये छठवें आवर्त का तत्व है। क्योंकि सातवां आवर्त भी मैं ले सकती थी, लेकिन सातवां आवर्त में संश्लेषित तत्व है ना, वो आपको याद करने की आवश्यकता है और यानी अभी तक प्रकृति में प्राप्त भी नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे बढ़े तो यहाँ पर 2, तो 2 आप इसको कुछ नहीं करना, अपन को बाह्यतम विन्यास इसका क्या होगा, तो यहाँ हम लिख दें 2s2 और 2p1, 2s2 2p1। इसके लिए हम लिख दें 3s2 और 3p1, यहाँ हम लिख दें 4s2 4p1, फिर यहाँ पर आप लिख दें 5s2 और 5p1 और यहाँ पर लिख दें हम 6s2 और 6p1। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ऑप्पो के नियम में तो यहाँ पर 6s2 के बाद आपका 4f आता है, 5d आता है, तो मैडम ने तो डायरेक्ट लिख दिया 6s2 6p1। तो मैं बात कर रही हूँ किसकी? बाह्यतम विन्यास की, केवल बाह्यतम विन्यास। बाह्यतम विन्यास कौन सी? जो कि आपके परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष में आपके अगर 4f भरना है तो आपने देखा होगा जब हम परमाणु संरचना बना रहे थे तो 4f भरने के लिए हम लौट कर चौथी कक्षा में गए, 5d भरने के लिए हम 5वीं कक्षा में वापस आते हैं। जो आखिरी कक्षा है उसमें केवल उसी के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे कि 6s2 6p1, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपको केवल तीन आखिरी कक्षा में मिलेंगे। ठीक, फिर इसके बाद के जो ग्रुप हैं आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के बाद का है, तो बोरोन के बाद आपका आता है क्या? कार्बन। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और ये लेड, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, केवल ये p1 जो है वो p2 में, तो 2s2 और 2p2। बाकायदा यहाँ 3s2 है तो 3s2 3p2, यहाँ 4s2 है तो 4s2 और इसको अपन बोलेंगे NH2 और NP2। N यानी उसके आवर्त की संख्या या उसके बाह्यतम कोश की संख्या। तो ये सारे आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लेड ले लें, या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ले लें, या फिर उसके बाद का ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, या फिर आप उसके बाद का ले लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, आपके सामने आप सारणी रखी है आप। और लास्ट में जब हम जाते हैं तो सबसे लास्ट में आपका आता है, वो हम बता दें, तो सबसे लास्ट में जो आपका आता है वो है आपका हीलियम, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सिनॉन और ये आपका रेडॉन। तो यहाँ पर ये आता है NH2 और यहाँ पर NH2 NP6, यानी कि जो P का सफर यहाँ P1 से शुरू हुआ था, सबसे लास्ट जिसको आप 0 ग्रुप आपके आवर्त सारणी में 0 ग्रुप लिखा हुआ है, जिसको मैंने 8th A लिखवाया है। अब ये 8th A मैंने क्यों लिखवाया है? क्योंकि मेरे को बताना ही था कि ये जो ग्रुप नंबर है फर्स्ट A यानी कि बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड A यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड A 3 इलेक्ट्रॉन, यानी जो ग्रुप नंबर आपने ऊपर लिखा हुआ है वह उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आपको फिर से बैठ जाना है, ऑप्पो का नियम एक बार और पढ़ना है और ऑप्पो के नियम के आधार पर आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और लिखकर देखना है कि ये बात ऐसी ही आ रही है कि नहीं। तो P का सफर शुरू होता है P1 से लेके P6 तक, P1 से लेके P6 तक। तो आपका थर्ड ए आवर्त सारणी में आप देखिए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट्थ ए। थर्ड ए यानी P1, फोर्थ ए P2, फिफ्थ ए लास्ट में P3 आएगा, सिक्स्थ ए P4 आएगा, सेवंथ ए P5 आएगा और एट्थ ए यानी कि 0 यानी कि P6। और इसके बाद P में अब जगह नहीं है भरने के लिए। तो ये जो 6 ग्रुप हैं P1 से लेके P6 तक, ये आपके P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ओके, कोई दिक्कत? इतने में इतना आपको पता कर लीजिए, फिर हम D और F ब्लॉक की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। क्यों? अभी आपको क्या करना है, तो आपका होमवर्क है कि आप एक एक तत्व उठाइए। एक तत्व यानी कि आपका जैसे गैलियम आपने उठाया, चलिए गैलियम कहाँ है, यहाँ है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये वाकई चौथे आवर्त, कहाँ इसका बाह्यतम विन्यास क्या जा रहा है, 4s2 4p1। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये वाकई थर्ड ए का है, थर्ड ए यानी कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या यह वाकई चौथी आवर्त का है, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। और क्या वाकई उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन P कोश में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो P ब्लॉक के तत्व हैं। जब जिसके S में जाएंगे S ब्लॉक के तत्व, P में जाएंगे P ब्लॉक के तत्व, D में जाएंगे D ब्लॉक के तत्व, F में जाएंगे F ब्लॉक के तत्व। आप इससे खुद ब खुद पता कर सकते हैं वह किस ब्लॉक का तत्व है। ठीक, तो इतना होमवर्क आप करेंगे और फिर अगले लेक्चर में अपन D और F ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे।